सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो? बढ़िया हो? आज विश्व भूगोल के एक नए टॉपिक की तरफ, आज की थोड़ी सही इसकी शारीरिक शिक्षा क्लास वो सर यहाँ है नहीं, आज स्कूल चले गए। तो मैंने सोचा एक, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाला रीड वाला सेकंड ग्रेड वाला साथ में, तो एक ही क्लास होती, नहीं तो एक थोड़ी सी विश्व भूगोल की शुरू कर देता है, तो उनकी 2 क्लास हो जाएगी। और कल से लगभग शारीरिक शिक्षा, राजनीति विज्ञान और विश्व भूगोल तीनों चलाएंगे लगभग, है ना। अब देखिएगा, मनोविज्ञान वाले थोड़े दिन स्कूल चले गए वापस, है ना, आ जाएंगे, छुट्टियाँ हो जाएगी, आप छुट्टी लेके आ जाएंगे। क्या कह रहे हो? है क्या कहा? ठीक है बेटा, आप बोला ना, छोटी गणी है इधर, इधर देखना भाई। अब आवाज़ नहीं करोगे, 10-15 मिनट बड़े चिंतन और मनन के साथ देखोगे। बताओ, विश्व में चिंतन और मननशील की शुरुआत कहाँ से हुई? यूनान से हुई। अरे शुक्राचार्य सुको पढ़े ना, तो दुनिया में चिंतनशील वही तो है पहले, हैं? या होमर पढ़ा, उससे पहले किसको पढ़ा आपने? बस ये सारे के सारे कहाँ के? बस हाँ, दुनिया का सबसे पूर्व है, सबसे पहला सभ्य देश कौन सा? अपना कुछ नहीं है तब यूनान ही है। लगाते रहो, नया पढ़ेंगे फिर देखेंगे जर्मन वगैरह कोई आएगा, उससे पहले क्या पढ़ते रहो? बस यूनान। हाँ, तो विश्व भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। विश्व भूगोल में भी पहला जो टॉपिक है आपके महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप और महासागर की विशेषताएं। सबसे सरल टॉपिक है और आपको इसमें सिर्फ मैपिंग देखनी है। उसमें से आज अपन लेंगे सबसे पहले महासागर को, ठीक है। महासागर के आपको जो टॉपिक दे रखा है उसमें दे रखा महासागर की सामान्य विशेषताएं। अब महासागर की सामान्य विशेषताएं पढ़ता है तो ये टॉपिक आते हैं, सुनना ध्यान से। एक तो आता महासागर के भीतर के उच्चावच, मतलब महासागर के अंदर कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, पठार हैं, मैदान हैं। जैसे जमीन के ऊपर पर्वत पठार है, उससे भी ज़्यादा सागर के भीतर पर्वत और पठार हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय नहीं है, माउंट मोनाको, जो कि पर्वत के नीचे, ठीक है। अब सुनिए, इधर उच्चावच आ जाएंगे। उच्चावच के बाद में आ जाएगा इसमें महासागर के अंदर लवणता। उसके बाद में आ जाएगी महासागर के भीतर ज्वार भाटा। उसके बाद में आ जाएगी महासागरीय जलधाराएं। मुख्य रूप से ये टॉपिक पढ़ने, ये प्रमुख टॉपिक, जिसमें से 1, 2, 3 और 4, इन टॉपिकों से आपको बार बार प्रश्न आता है। इसके अलावा जब इसकी उच्चावच पढ़ें तो उच्चावच के अंदर अपन द्वीप वगैरह जो वो है, प्रमुख खाड़ियाँ हैं, कौन सी खाड़ी किस सागर की है, ये मिलान करने के प्रश्न आते हैं। इससे पहले इसके 2 प्रश्न आते थे विश्व भूगोल के, विश्व भूगोल में महासागरों। लेकिन अब चूंकि सिलेबस में बदलाव है और मैंने कहा कि ये कोई ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि भाई 2 महाद्वीपों से आएंगे, 2 महासागर से आएंगे। विश्व भूगोल से 5 आएंगे, 4 आएंगे, 10 आएंगे, 12 आएंगे, ये कहीं पर लिखा हुआ। इसलिए अपन किसी भी चीज़ की रिस्क नहीं लेना चाहते। हो सकता है महाद्वीप में 2 ना पूछ के 4 भी यहीं से आ जाए। अच्छा, ना पूछ के राजस्थान और भारत डेली पूछते हैं, आज 7 सवाल पूछ रहे थे, मामला गड़बड़ हो जाता ना फिर, हैं। तो फिर इसलिए अपन इसकी थोड़ी थोड़ी जो डिटेल्स है वो सब की डिटेल्स पढ़ेंगे। एक आध भाई 1-2 नंबर की है या 3 की, ये नंबर अपन को पता नहीं, इस चक्कर में आप छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। और जो दुनिया छोड़ के आए ना, आप सही करके आओ, वही आपकी सफलता है, वो एक्स्ट्रा बाकी वाले से। बाकी सारे सब करेंगे। गणगौर कब मनाया जाता है? पूरी दुनिया करके आएगी, उसको आप करके आओगे फिर क्या सही हो गया। ये कोई आपने नया नवेला काम नहीं किया, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले आपको एक मैप दिखाते हैं। मैप से वैसे आप विज्ञ हो या अनविज्ञ हो? एलो जोरदार दिखाई दे रहा ना, ये है मैप। अब मैप में, इस मैप को देखने पर मैं आपके सामने एक शब्द लिखूंगा, पृथ्वी। क्या है? मैप पृथ्वी पर ही है ना। अरे पुनर्बलन शब्द को नहीं समझे अभी तक? पुनर्बलन समझाया था ना आपको, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो? जोर से बोलना है। आता है तो हाँ सर, नहीं आता नहीं सर, नो सर, यस सर, ऐसे
ठीक है। अरे भाई पृथ्वी के ऊपर है ना ये सारी चीजें, और इसके ऊपर आपको दो तरह की विषय वस्तु दिखाई दे रही। एक तो आपको सफेद कलर दिखाई दे रहा है, और एक बाकी वो जो सारे महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कलर के, इनको मैं महाद्वीप कह दूं। और सफेद कलर वाला भाग क्या है? महासागर दिखाई दे रहा ना, तो ये महासागर है और इधर महाद्वीप है। ठीक है भाई, समझ गए। अब बताओ इसके ऊपर महाद्वीप कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? तो कट हो गया दिए हाथ। अब पहले की छठी क्लास वाली लाइन याद है? 7 है, देखो सही दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे मुझे अच्छा ही नजर आया, आपको 7 कहाँ से नजर आ गए? हाँ हाँ हाँ, ये 7 है। कितने हैं ये? कितने हैं? 5 है। क्या 5 के नाम याद है आपको? हैं? 5 याद है सच में? वाह यार, बताओ देखे। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक, और अटलांटिक को क्या कहते हैं? अंध। उसके बाद में क्या है? ये लो सा दक्षिणी महासागर, जिसको कहते हैं अंटार्कटिक। और 5वां है उत्तरी महासागर, जिसका नाम है आर्कटिक। ठीक है, अभी और देखना भाई। महाद्वीपों का नाम तो याद है ही आपको, बता दो एक बार जल्दी जल्दी। है ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका वो कौन सी? अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये हुए महाद्वीप। लेकिन आपको यहाँ से एक अलग क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये तो सामान्य छठी वाले बच्चे पढ़ेंगे, आप कैसे पढ़ोगे? आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन अलग करना है। एक तो करना है क्षेत्रफल के आधार पर महासागर, और एक पढ़ना है गहराई के आधार पर। इसमें जाओगे तो अभी अलग करना है आपको। एक है महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार, एक है जनसंख्या के अनुसार, या इसको जनसंख्या के आधार पर बांटो। ठीक है, अच्छा अब बात सुनो इधर। जो समझानी थी वो समझाई नहीं समझानी फिर चलेगी। ये जो पृथ्वी और आपको नक्शा दिखाई तो दे रहा पूरा, यानी इस बिंदु से ये जो चारों ओर का जब भाग है ना, ये पूरी पृथ्वी इतनी है। और इसको आप एक मुट्ठी में रख सकते हो, जैसे कि मानचित्र का हाथ में रखते ही, छोटा मानचित्र हाथ में रखते हो ना, यानी पृथ्वी आपकी मुट्ठी में है। पृथ्वी आपकी मुट्ठी में, और मुट्ठी में नहीं तो मोबाइल में जरूर है ही है, बाहर कहीं नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन ये जो आपको पूरा क्षेत्रफल नजर आ रहा है, पूरी पृथ्वी नजर आ रही है, इसका क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। बात ध्यान रखना, 51 करोड़ वर्ग। अरे ये पूरा भाग दिखाई दे रहा है ना, सफेद लाल पीला काला जैसा भी है, इस सब का क्षेत्रफल कितना है? थोड़ा याद करना पड़ेगा। अपन जिस बिंदु पर जा रहे हैं वहां से निकल रहे हैं, और इस 51 करोड़ में 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। एक तो स्थल का भाग दिखाई दे रहा है, और एक दिखाई दे रहा है जल का भाग। जो जल का भाग है उसको तो अपन कह रहे हैं महासागर, और जो स्थल का भाग है उसको आप क्या कह रहे हो? महाद्वीप कह रहे हो। ठीक है भाई, ये स्थल और महाद्वीप होगा। अब इनमें से इसमें से कितना महाद्वीप का, कितना महासागर है, ये याद करना है। आई बात समझ में? नहीं आई? अरे पीछे वालों, नए नवेलों आ रही है ना? हाँ इधर देखो भाई, ये जो जल वाला भाग है इसका क्षेत्रफल है 36 करोड़। पूरा तो है 36.10 करोड़, 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब आप बात सोचो, 51 में से 36.10 तो चला गया, पीछे कितना बचा? 14.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बचा। किसका है? अर्थात महाद्वीपों की तुलना में महासागर का क्षेत्रफल अधिक है क्या? आपको ऐसा लग रहा है? सफेद भाग ज्यादा दिख रहा है क्या? हाँ बहुत ज्यादा है, ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा, डबल से भी अधिक है। 15 दूध 30 होता है, लेकिन 30 से भी अधिक है। अब तो 30 से अधिक है, इनका अनुपात भी निकालेंगे ना, आएंगे। अब ये टोटल ये जो क्षेत्रफल है 100% है। कितना है भाई? इस 100 में से इसको यदि परसेंटेज और परसेंटेज का रूप दें तो ये तो हो जाता है अपने 71%, और ये रह जाता है 29%। यानी स्थल भाग है वो है 29%,
और सागरीय भाग है वो कितना है 71। अब इसमें आपको कोई कहे कि इसकी तुलना में ये कितना है, तो इसको अनुपात में बांटोगे तो ये अनुपात आएगा 1:2.43। मतलब क्या है, मतलब ये है यदि जमीन को आप 1 मानते हो तो सागर है वो 2 से भी थोड़ा अधिक है। समझ रहे हो बात को? जैसे ये 15 है तो 1 मान लिया 15 को, 15 को दुगुना करोगे 30 हो जाएगा ना भाई। इधर इसको 1 मान लिया अपन ने, इस अनुपात को निकालने 1 अनुपात, इधर यदि 30 होता तो 2 1:2 हो जाता, लेकिन ये 30 से भी अधिक है, ठीक है। और 30 से अधिक है मतलब यदि 14 होता तो वापस आ जाता, 15 होता तो, लेकिन ये 15 से थोड़ा सा अधिक, थोड़ा कम है, इसलिए हो गया 2.43। अर्थात स्थल भाग और जलीय भाग का अनुपात 1:2.43 है। समझ में आई बात? अब सुनिएगा, आपको मैं प्रश्न पूछूं कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की अपेक्षा या पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल से महासागर का क्षेत्रफल दुगुने से अधिक है, बात सही है गलत है? महासागर का क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल के दुगुने से अधिक है, सही है। पृथ्वी का क्षेत्रफल महासागर के क्षेत्रफल के आधे से भी कम है। अब अपन कहते हैं प्रश्न सरल है ना हार्ड है। अब सीधा ये पूछ ले 71 और 21 29 तो है सरल, और ये पूछना शुरू कर दे दुगुना, दुगुने से आधा आधा, तो अब सवाल बन जाता है हार्ड, क्योंकि बुद्धि अपन वहां लगाते यूज करते नहीं। इसलिए सारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए सारे प्रश्न पूछूंगा मैं। अब आपके माइंड कितना काम कर रहा है, नोट आपको करना है वो दिमाग में। तो अपन ने ये बात देख ली, ये है इन दोनों का क्षेत्रफल। चलो अब यहां तक ये जो मानचित्र आपको मैं हाथ में दूंगा, या आप मानचित्र लाते नहीं हो, भूगोल के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, कल सुन लेना ध्यान से। एक तो आपके पास में होना चाहिए मानचित्र, और मानचित्र होने चाहिए तीनों। किताब में कोई बाहर थोड़ी दे, एक तो होना चाहिए विश्व का, एक होना चाहिए भारत का, और एक होना चाहिए राजस्थान का। तीनों के जो पढ़ रहे हो उसके तो हो 20 मानचित्र, बाकी वाले के हो फिलहाल 10-10। और जब ये पढ़ोगे तब इसमें 20 चाहिए, इसमें चाहिए 50, और इसमें भी चाहिए 50, ठीक है। 120 या 130 मानचित्र चाहिए टोटल। 130 मानचित्र लाओगे तो 70 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चार्ज है आपका, है। मोबाइल फ़ोन से रिचार्ज करते हो तो फ़ोन पे 2 रुपये 3 रुपये काटता है ना, अरे नहीं करते फ़ोन रुपये, रिचार्ज करते हैं ना फ़ोन में 3 रुपये करते हैं ना, वो एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में। तो ये 70 रुपये आपके उसी की तरह है, ठीक है। ये लगेंगे, आप लेके आ जाना सारे मिल के कहीं पर। ये विषय आप कहोगे मानचित्र क्या काम है मानचित्र का, ये कैसे होगा मानचित्र? मानचित्र ऐसे होगा, देखना आप, ये किसका मानचित्र है, ये किसका है, जो भी आप मानो। मैंने राजस्थान मान लिया, आप इच्छा हो तो मानो, नहीं मानो तो कोई डुल्ली मानो, आपकी मर्जी है, कुछ भी मानो। अब इसमें से कौन से जिले का है आपको ध्यान है पहले से? नहीं ध्यान है तो भरवाना सिखाऊंगा मैं। पहले 5 दिन लगेंगे नक्शे भरवाने में, और जिस दिन नक्शा सीख जाओगे फिर आपको एक लाइन लिखनी है, डब्बा खोलना पूरे भूगोल में, 40 पेज माते, और राजस्थान भूगोल हो जाएगी। कैसे होगी पूरी देखिए, फिर मैं ऐसे सिखाऊंगा। 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन। ये मैंने कह दिया कोपेन की जलवायु होगी आपके पूरी, ये कोपेन की जलवायु। इस जलवायु को मैं नाम दे दूंगा, ये मान लो देते हैं AW, इसको दे दिया CWG, इसको दे दिया BSHW, इसको दे दिया BWHW। और इसके अर्थ क्या होते हैं आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कल परसों बताया था, नहीं बताया था। A का मतलब होता है उष्णकटिबंध, W का मतलब क्या है, छोटे W का विंटर इज एरिड, विंटर शुष्क है। तो वर्षा किस ऋतु में, वर्षा किस ऋतु में होगी, गर्मी में होगी। बस समझ गया, समझ जाओगे। जी फॉर गंगा का मैदान है। अब सुनिए, अब आपको यदि कोई पूछेगा, फिर एग्जाम में आप जाओगे तो एग्जाम पूछेगा AW BWHW CWG BSHW, सामने दे देगा 2-2 4-4 जिले, सुमेलित करो या असंगत कौन सा उसका चयन करो। यदि आपके दिमाग में इतना सा है तो आपके दिमाग में AW दिया में झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वहाँ से गुजर रही। CWG में राजस्थान का पूरी मैदान आ रहा है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर वगैरह। और BWH की हॉल संपूर्ण नहीं, हॉल सूखा संपूर्ण भाग तो अपना वाला है, फिर बीच में ये भाग रहा। अब ये जिला कौन कौन सा, ये तो अपने अमूमन भाई सेकेंड की तैयारी करेंगे बेटा, इतना तो जिलों का देखना पड़ेगा कौन सा जिला किस दिशा में, तो ये याद हो जाएगा ऐसे। इसलिए मानचित्र जरूरी, लेके आना मानचित्र, नहीं तो काम बनेगा नहीं। पे कल लेके आ जाओगे ना। अब भूगोल का विद्यार्थी ना केवल मानचित्र लेके आएगा बल्कि एक शीशा पेन लेके आएगा साथ में। क्या लेके आएगा,
क्या लेके आओगे साथ में? हाँ, फिर एक शॉर्पनर लेके आओगे, के को अटकरने को आओगे को हैं एलो, हाँ ये और अंटो, ठीक है, और एक लेके आना पड़ेगा रबड़। ये बात अभी साथ में रखनी चीज़ है ना, एक एक पास में रखना है, ठीक है। अब सुनो भाई, विश्व को मानचित्र का लेके आना। आज मैं थोड़ी सामान्य बातचीत जानकर बताता हूँ। मानचित्र के बिना विश्व भूगोल नहीं पढ़ा जाएगा, आपको भरवाना पड़ेगा, समय लगेगा उसके ऊपर। आपको मैं ऐसा समझ रहा हूँ विश्व भूगोल में आप कोरे कागज़ की तरह हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, मेरे दिमाग ऐसा मान रहा हूँ कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ उसको कुछ नहीं आता, विश्व भूगोल पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसे सोच के पढ़ाऊँगा। तो आपको लेके आना कर। अब सुनो इधर, ये तो बात अपन ने कर ली भाई, क्या बात की, एक बार जल्दी इधर देखिएगा, फिर अपन इसका एग्जाम में अपना प्रश्न कैसे आते हैं उस, अरे उस संदर्भ में एक बात करते हैं। अब सुनिए इधर, मैंने आपको कहा कि अपन पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, और विश्व भूगोल का मतलब है अपन पढ़ेंगे किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी का मतलब अपने को कितना पढ़ना है? 51 करोड़, अरे कितना क्षेत्रफल पढ़ना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इस पृथ्वी को अपन कितने भाग बांट देंगे? 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग में आ जाएगा महासागर, एक में आ जाएगा महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब है जो भूमि का भाग दिखाई दे रहा है, स्थल भाग दिखाई दे रहा है, उसको पढ़ना है। अब स्थल भाग का मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस वाला प्रकार कलर ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है। महासागर का मतलब आपको इसमें जलीय भाग पढ़ना है, जलीय संसाधन है जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 और कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर देखो ठीक है, महासागर। अब सुनिए, मैंने क्या सोचा, कोई आए अपन पढ़ लेते आविष्कार ही हो जाए किसी का, है ना अब इधर देखिए भाई, इस महासागर का क्षेत्रफल इसमें से अपन ने कितना पढ़ा? 36। आप लगभग 36 याद रख सकते हो, यदि फिक्स आंकड़ा रखो तो 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर हो गया ये क्षेत्रफल, ठीक है। बस एक बार देख लेना इसको। महाद्वीप में जाओगे पीछे कितना बचा है? 14.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अरे बात समझ में बैठ रही है ना? वो 36 को परसेंटेज से निकालोगे तो ये है 71% और ये है 29%। यदि अनुपात बात करेंगे तो 1:2.4, यहाँ तक की बात आपके है रटी हुई। अब थोड़ी सी बात को और ध्यान दीजिए, यदि मैं ये कहूँ कि इस महासागरों का भी मुझे नाम लिखना है तो मैं एक का नाम लिख के इसको भी क्यों नहीं विभाजित कर दूँ 2 भागों में? एक को कह दूँ कि महासागरों में क्षेत्रफल के अनुसार वर्गीकरण करना है, एक का कह दूँ मैं महासागरों किसके आधार पर पढ़ूंगा? गहराई के आधार पर। 2 ही प्रश्न आते हैं, तीसरा अपने कोई सवाल आता। महाद्वीपों को पढ़ेंगे तो 2 भाग आएंगे महाद्वीपों के, एक तो अपन पढ़ेंगे महाद्वीप को क्षेत्रफल के आधार पर और अगला पढ़ेंगे महाद्वीपों को जनसंख्या के आधार पर। ये लो सब, इतने विभाजन तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अशोक जी सही है ना? ठीक है, आगे देखो। अब जब इसका अध्ययन करेंगे, क्षेत्रफल का विभाजन करेंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है प्रशांत का। अब प्रशांत महासागर में पढ़ाऊंगा तब एक बात बता दूंगा, लेकिन अभी एक बात सुन लेना, इसका क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का क्षेत्रफल, सॉरी महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? महाद्वीप का लगभग 15 है ना? इस अकेले का क्षेत्रफल कितना है? अर्थात संपूर्ण महाद्वीप, संपूर्ण जो महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं 7, इन महाद्वीपों के क्षेत्रफल से भी अधिक क्षेत्रफल है अकेले प्रशांत का। यानी पूरी पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी में 51 है ना? यदि 51 को 16 से गुणा करें अपन तो तीसरा भाग आता है। पूरी पृथ्वी का 1/3 क्षेत्रफल अकेले इस महासागर का है। ऐसे ऐसे सवाल अपन धीरे धीरे पढ़ने, ये गणितीय क्रियाओं को इधर उधर डावाडोल करना है, कर लोगे ना? ये प्रशांत महासागर। प्रशांत के बाद में दूसरा क्षेत्रफल में आएगा अटलांटिक। अटलांटिक जिसका क्षेत्रफल है इसका आधा, लगभग 8.4 करोड़, यानी कि ये पृथ्वी के क्षेत्रफल से लगभग आधा है। बात समझ रहे हो? जबकि प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल से भी लगभग आधा है। ऐसे तीसरा पढ़ेंगे हिंद महासागर, पृथ्वी नहीं सॉरी स्थल भाग है ना, महाद्वीप।
तीसरा हिंद महासागर, इसका क्षेत्रफल 7.5 के आसपास है। और चौथा है दक्षिण महासागर। अब दक्षिण के अंदर आपको पता है कि एक अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, अंटार्कटिका, तो इस सागर का नाम है अंटार्कटिक, वो है अंटार्कटिका और यह है अंटार्कटिक। टिक का मतलब है सागर, टिका मतलब महाद्वीप, ठीक है। और एक पढ़ोगे उत्तर महासागर, जिसका नाम है आर्कटिक। एक तो है ये। अब आपको गहराई के आधार पर आपको कोई याद नहीं, कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ देखना है एक बार। पहले आप लिख दोगे प्रशांत, लगभग 4500 मीटर के आसपास औसत गहराई, विश्व का सबसे गहरा गर्त भी है इसी महासागर में, मैरियाना ट्रेंच। दूसरा छोड़ दो, तीसरा छोड़ दो, चौथे में आ जाओ, ये सैम दक्षिण महासागर। पांचवा भी सैम उत्तरी महासागर। इसका मतलब कोई बदलाव हुआ तो दूसरे और गहराई में जाओगे तो जो तीसरे नंबर का क्षेत्रफल में था वो आ जाएगा दूसरे में, और दूसरा है वो चला जाएगा तीसरे में। और एग्जामिनर आपके यदि प्रश्न बनाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रफल को छोड़कर किससे बनाएगा, गहराई में, क्योंकि अपने दिमाग में वो बैठ चुकी बात कह रहे हो। प्रशांत के बाद में अटलांटिक आता है, इसीलिए अपने इसको भूल जाएंगे, और ये आपको अलग करना है यहाँ से। इसको जिसने याद कर दिया अलग से, भाई प्रशांत तो दोनों में बड़ा है ही, ये तो दोनों वैसे ही छोटे ही, तो मामला दोनों में है। अटलांटिक क्षेत्रफल बड़ा है और हिंद महासागर गहराई में बड़ा है, गहराई में ज़्यादा है। समझ गए बात को, ठीक है। अब आपके एक बात दिमाग में आएगी, जब ये गहराई की बात करते हैं तो जब आप सागर के भीतर जाओगे तो सागर में जो गहराई मापी जाती है वो फैदम में मापी जाती है। दो बातें मैं लिख रहा हूँ आपके यहाँ, थोड़ी समझना बात को। आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ देखिएगा, एक तो आप पढ़ोगे फैदम, ये महासागरों की गहराई को मापने की कही है। और फैदम का मतलब ये है, एक फैदम में होता है 2 मीटर, और 2 मीटर में होती है 6 फीट। समझ के बात? 1 मीटर में 3 फीट होता है लगभग, 1 मीटर में लगभग 3 फीट। तो यदि कोई पूछे मैंने 1 फैदम गहराई तय की है, इसका मतलब उसने 2 मीटर की गहराई तय की है। अब मीटर में समझते हो ना, ठीक है। मीटर में नहीं समझो, कोई कारीगर का काम किया हो तो फिट समझ लेना, 6 फीट, ठीक है। एक आएगा आपके पास मील, शब्द आएगा मील, मील आएगा। मील दूरी का मापक है, पहली बात तो बूढ़िया कहने 3 मील भौएं, 3 मील भौएं। अब इस मील के 2 प्रकार है, एक तो है मानक मील, या इसको कहते हैं स्थलीय मील, जिसका यूज अपन करते हैं 3 किलोमीटर भौएं, 2 किलोमीटर भौएं, 1.5 किलोमीटर भौएं, बूढ़िया के 1 मील भौएं। इसका मतलब है कि 1 मील का मतलब है 1 मील बराबर है 1.6 किलोमीटर, यानी लगभग जब अपन 3 किलोमीटर चलते हैं तो बडेरों की भाषा में 2 मील चले हो आप। समझ में आई बात? 1 मील में 1.6 किलोमीटर। यहां से आप रवाना हुए 1.6 किलोमीटर जाओगे, तब किलोमीटर तो होगा 1.6, यानी मोटे रूप में 1.5 किलोमीटर, जबकि मील होगी 1। अब आपके घर से आपका शहर या निकटतम जो कस्बा है वो कितने किलोमीटर, आइडिया लगा लो, दिमाग मारा है? मान लो आपके 6 मील है, सॉरी 6 किलोमीटर, कितना है? 6 किलोमीटर। बताओ कितने मील यात्रा की आपने? कितनी? 4 मील की। कितनी? 4 मील, क्योंकि आपको गुणा किससे करना है? 1.5 से। 1.5 को 1.5 3 और 3 3 6, मोटे रूप में 4 है, ठीक है। अब सुनिए, और दूसरा जो मील का मापक है वो है समुद्री मील। समुद्री मील, जिसको इंग्लिश का वर्ड याद रखना, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। अब जब नॉटिकल मील पढ़ते हो, इसका मतलब यह है कि ये सागर के अंदर, भाई इधर देखना, ये स्थल भाग है, यहां से आप चले इधर सागर, सॉरी स्थल भाग में, महाद्वीपों पर, तो ये दूरी मापी जाएगी अपने मील में। कौन सी मील में? मानक मील में या स्थलीय मील में। और इसकी दूरी है 1.6 किलोमीटर, जबकि मैंने कहा मेरे को तो चलना है इस सागर में, यहाँ से इधर सागर की तरफ चलना है, तो इसको मैं कहूँगा ये नॉटिकल मील में। सागर में दूरी मापने वाली मील का नाम है नॉटिकल मील, जो कि होती 1.84 किलोमीटर, मोटे रूप में 1.5 मान लो, 1.8 किलोमीटर याद रख लेना, इतनी दूरी होती। इसका मतलब
स्थलीय मील की अपेक्षा नॉटिकल मील की लंबाई अधिक होती है, बड़ी होती हो। समझ गए बात को? अरे हाँ ना? हाँ ऐसे। तो ये नॉटिकल मील क्या होती है समझ गए आप? सागर महासागर पढ़ रहे तो महासागरों में जो दूरी है उसको तय करने के लिए नॉटिकल मील होती है। आप करंट अफेयर्स में अखबार मैंने कहा सौगंध खाई पढ़ देनी, वरना डेली नॉटिकल मील आता है उसमें, डेली आते हैं नॉटिकल मील आते ही रहते हैं। कोई न कोई जलयान समुद्र के अंदर चलते हैं, कभी फंसते हैं कभी गिरते हैं, तब आता है इतनी स्पीड इतनी दूरी तय की हो। अब दूसरी है फैदम, गहराई यदि मापना है, इस बिंदु से अपने को यहाँ नीचे की तरफ जाना है तो गहराई मापेंगे, यानी क्षैतिज दूरी ये है और लंबवत दूरी ये है। ठीक है, एक फैदम का मतलब होता है 2 मीटर। आगे अपन जाएंगे तब पढ़ेंगे कि जो मग्न ढाल है वो 100 फैदम है, इसका मतलब कितना मीटर होगा? क्या होगा? अरे एक ही जगह 2 ही तो करना है, लो गणित थोड़ी लगानी है, अपने आंकड़ों देखो ना, अंग्रेजी वाले दिएगा है। अब देख लो भाई, ये मील के बारे में आप समझ गए थोड़ी सी। अब वहां पर आए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आ जाते हैं। अपना महासागर वाला तो काम हो गया पूरा, थोड़ा बहुत इधर महाद्वीप को शुरू किया तो थोड़ी जानकारी के लिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। क्षेत्रफल के यदि अंदर देखोगे तो क्षेत्रफल में आपको सबसे बड़ा कौन सा नजर आएगा भाई? सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। और यहाँ जो मैं बातें लिख रहा हूँ ये 4, ये आपका एक सवाल है, रटा मार लेना जबरदस्त। एशिया के बाद में दूसरा आएगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद तीसरा आएगा उत्तरी अमेरिका, चौथा आएगा, 5वां आएगा यूरोप। यहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है, बस इसी को ही याद रखना। इसको भूल गए ना, क्योंकि ये भूला हुआ तो है ही, इसको कौन याद रखता? सबसे दक्षिण बेटा है, मानव कोई रहता नहीं है, इसलिए इसको याद तो कोई रखते नहीं। लेकिन फिर भी नहीं याद रखो तो ये अपने को डुबा देगा। अंटार्कटिका के बाद में आएगा यूरोप, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। अब आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया पूरा एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप को ओशनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशनिया। जबकि ऑस्ट्रेलिया एक देश है। जैसे सुनिए बात को, आप ये देखते हैं कभी क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आता है रूस, फिर कनाडा, यूएसए, अमेरिका, ब्राज़ील, सुनते हो ना से भारत और ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया को क्षेत्रफल में भारत से जस्ट बड़ा मानते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इतना ही है। आप केवल इतने ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप मत मान लेना, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये सारी चीजें शामिल है, यहां तक की ये, और इसको सामूहिक रूप से कहा जाता है ओशनिया। पेलानोशिया और मेलानोशिया और इसके द्वीप समूह हैं, उन द्वीपों को साथ में करते तो ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नाम रख दिया ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर जो अपना ऑस्ट्रेलिया लिखा है वो तो इस पूरे ओशनिया की बात हो रही है। और भारत में जब क्षेत्रफल में सबसे अधिक की बात करते हैं उस समय जो ऑस्ट्रेलिया बात करते हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश की बात करते हैं, ना कि महाद्वीप की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा आगे भाई। अब क्षेत्रफल में दिया हो गया मामला, फिर बात इसमें जैसे उसमें गड़बड़ हुआ वैसे वैसे यहाँ गड़बड़ है। अब जनसंख्या में एक तो है ही दुनिया का बाप, आपको पता है, कोई नहीं छोड़ सकता उसको, एशिया सबसे बड़ा, और दूसरा है, अब आपको कुछ नहीं बोलना है, ये अफ्रीका। और सबसे छोटा इसमें पूछो जनसंख्या में इन महाद्वीपों में कौन है, क्या बताओगे? इसमें कोई लोग रहते ही नहीं है, तो जनसंख्या में सबसे न्यून हो गया ना। तो 7वें नंबर पर मैं लिख देता हूं कि ये जन शून्य है, नाम है अंटार्कटिका। भाई 2 ऊपर की याद है और 2 दक्षिण के, 1 दक्षिण का याद है। 2 ऊपर के एशिया अफ्रीका सबसे बड़े हैं और अंटार्कटिका सबसे। जब 3 बात होती है 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे। अब लड़ाई कितने ऑप्शन हो गई? 2 ऑप्शन। 5 बेटा कुछ अपने आप भरना नहीं आवे उत्तर तो भी हार हुआ। ठीक है, टिक उत्तर के सकर मत कर दिए अनउत्तरित, नहीं इसका कोई उत्तर है ही नहीं, लॉस, ऐसा नहीं। एशिया अफ्रीका, उसके बाद में आएगा यूरोप। एशिया अफ्रीका, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, और उसके बाद में जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया नीचे से दूसरा है, इधर क्षेत्रफल सबसे छोटा है। अब इनका ये कोऑर्डिनेशन है, ये थोड़ा आपको सेट करना है। यहाँ एशिया अफ्रीका है, फिर तीसरा नंबर यूरोप का है। यहाँ एशिया अमेरिका के बाद में उत्तरी अमेरिका दक्षिण में वो आ रहे हैं, क्यों? अब यूरोप के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात आई समझ में? अब सुनिए इधर थोड़ी सी बातें। पूरी विश्व के अंदर, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या
पूरे विश्व की, विश्व के अंदर टोटल वर्तमान में 8 अरब लोग हैं। सुनना बात ध्यान से, उस 8 अरब में से लगभग 4.5 अरब लोग अकेले महाद्वीप में रहते हैं, उसका नाम है सिंहांश राजा एशिया। अब इस 4.5 में से भी 1.4 अरब लोग अकेले देश में रहते हैं और 1.4 एक और देश में रहते हैं, यानी 2.8 अरब की दुनिया अपने और अपने पड़ोस में है। पूरी दुनिया में 300 से अधिक देश है, उन देशों में 8 अरब जनसंख्या है, उसमें से भारत अकेला मानव संसाधन लेके बैठा है 1.4 अरब अकेला लेके बैठा है। इसलिए भारत पूरे विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का निवास करती है भारत में। और आने वाला समय यह भारत के लिए बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहा है, उज्जवल भविष्य की इसलिए शुभकामना दे रहा है कि जिस देश के पास मानव संसाधन होता है वो देश दुनिया में सिरमौर माना जाता है। अमेरिका, यूरोप वगैरह आगे क्यों बढ़े? मानव संसाधन के साथ टेक्नोलॉजी, और अब अपन टेक्नोलॉजी में आगे आ ही रहे। मानव संसाधन ज़्यादा होगा तो टेक्नोलॉजी पढ़ना लिखना शुरू हो गया, अब वैज्ञानिक जमाना आ गया तो टेक्नोलॉजी को शुरुआत हो जाएगी, और आने वाले समय उनके पास संसाधन घट जाएगा और अपने पास संसाधन खूब है, क्योंकि अपने पास सारे संसाधनों का निर्माण करने वाला बैठा है कौन? मानव। जबकि इनमें से एक देश ऐसा है जो रो रहा है, एक महाद्वीप ऐसा जो रो रहा है। क्यों रो रहा है? अरे जनसंख्या घटे, अरे जनसंख्या घटे, और अपने वाले कह रहे हैं अरे जनसंख्या बढ़े, अरे जनसंख्या बढ़े, यानी दुनिया के ऊपर बेमेल है। भाई भवानी समय पर पहुंचे, इसकी स्वागत किया जाए। आगे देखो भाई, जय भवानी। आई बात समझ में इतनी? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये क्रम याद रखना है। 7 और 7, 2 तो अलग कर दो, ये 2 अलग है, ये 2 सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये अंटार्कटिका है, ये तो याद हो जाएगा, बीच में है लेकिन उसमें सबसे नीचे आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है ही, पहले से नीचे ही। अपने तो किसको लेके आए हैं? अंटार्कटिका को लेके आए हैं, बस बाकी सारा सेटल करना है। ये 2 नीचे करेंगे, इसको ऊपर करना है, ऐसे बार बार टुकड़ों के अंदर घुमाते रहना। ये इस प्रकार अपने को महाद्वीप और महासागर सामान्य परिचय की शुरुआत हो रही है। अभी पढ़ा, अभी शुरुआत कर रहे हैं। क्या शुरुआत हुई है? ये इतनी हुई, देख लो भाई, ये इतना है। एक सवाल आया है, एक सवाल का मैटर हुआ है महाद्वीप। ऐसा कोई एक आज कोई पेपर आज दिन आए कि इनका इन दोनों में से एक सवाल नहीं आ जाए, फिर आज दिन नहीं आया, अब की बार ये आएगा गहराई के आधार पर। ठीक है, थोड़ी कॉपी निकालो और लिखो, फिर अपना अगले शुरुआत करते हैं। हाँ, आपके पुराने वाला महाद्वीप पढ़ा हुआ है ना, तो महाद्वीप जहाँ शुरू कर रहे हो ना, मतलब महाद्वीप जहाँ पूरा हो उसके 1 या 2 पेज छोड़कर शुरू कर दो। महासागर, चले आगे, बोलना शुरू करो भाई। लिखो, हेडिंग डालो महासागर, महासागरों की विशेषताएं। महासागरों की विशेषताएं। फिर ये बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। फिर कॉपी के सेंटर में नाम लिखो पृथ्वी, कॉपी के सेंटर में हेडिंग लिखो पृथ्वी। महासागर विशेषता हेडिंग होगी, उसकी जस्ट नीचे पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के कोष्टक में लिख दो क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल।
कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 50.9995 है, उसको अपना लगभग 51 करोड़ कर दिया। समझ गए? कोष्टक हो गया बंद। फिर इसको पृथ्वी के कितने भाग है? 2 भाग कर दो। एक तरफ ऐसे महासागर बना दो, एक तरफ महाद्वीप बना दो। जितना कह रहा हूं उतना ही लिखना। महासागर और महाद्वीप लिख दिया। इस महासागर के नीचे लिखो, बोल रहा हूं ऐसे, जलीय भाग का अध्ययन, जलीय भाग का अध्ययन होता है, जलीय भाग का अध्ययन होता है। महाद्वीप के नीचे लिखो, स्थल भाग का अध्ययन होता है। लिख दिया। दूसरी लाइन लिखो, यह भूगोल की महासागर इधर का है। अच्छा, यह लिख दिया, भूगोल की समुद्र विज्ञान, कोष्टक में लिख दोगे OCEA, ओशियनोग्राफी। हल्के सवाल है। समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी, OCEAN, ओशियन ग्राफी, ओशियनोग्राफी। यह भूगोल की, क्या लिखा है? यह लिखा है ना, यह भूगोल की समुद्र विज्ञान शाखा है। फिर महाद्वीप के नीचे लिखो, उधर सामने, यह भूगोल की भू आकृति विज्ञान, जियो मॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी शाखा है। फिर लिखो, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल महासागर के नीचे है ना, महासागर के नीचे लिखना, कुल क्षेत्रफल 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर। महाद्वीप में लिखो, कुल क्षेत्रफल 14.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब 36 और 36 पॉइंट, ये भाई 10 और 14.90, 51 करोड़ हो रहे हैं। 51 करोड़ हो गया। फिर नीचे लिखो, अर्थात, 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 हाँ महासागर नीचे, अर्थात 71% भूभाग पर, 71% भूभाग पर जल विद्यमान है। महाद्वीप के नीचे लिखो,
अर्थात 29% भूभाग पर 29% भूभाग स्थलखंड का है, स्थलखंड का है, स्थलखंड का है। लिख दिया ना। अब यहां कॉमन सीधी लाइन में नोट डालो, एक नोट। नोट डाल के लिखो स्थल अनुपात जल, स्थल अनुपात जल, स्थल अनुपात जल बराबर 1:2.43। छोटा स्थल भाग है, ध्यान रखना, ठीक है। स्थल अनुपात जल 1:243, 2.43। नीचे लाइन और लिखो, एक लिख दिया इतना। आगे चलो दूसरी लाइन नोट में और लिखो, महासागरीय भाग, महासागरीय भाग महाद्वीपीय क्षेत्र से, महाद्वीपीय क्षेत्र के, महाद्वीपीय महासागरीय भाग महाद्वीपीय क्षेत्र के दोगुने से भी अधिक है, दोगुने से भी अधिक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है पॉइंट। फिर जो महासागर लिखा है उस अब वापस महासागर वाला भाग लिखा हुआ है ना आपके, जो भाग लिखा हुआ है ना उस महासागर के नीचे इसको डिवाइड करो दो भागों। नहीं समझे बात को? अरे नोट वाली लाइन पूरी हो गई, उसके ऊपर महासागर, इधर महाद्वीप है, तो महासागर के नीचे वाले भाग में ऐसे करके डिवाइड कर दो क्षेत्रफल के आधार पर, गहराई के आधार पर महासागरों को दो भागों में डिवाइड कर दो। अरे ऐसे लिखा हुआ था ना आपके, ऐसे खींची हुई थी क्या? चलो कोई बात नहीं, खींची हुई थी क्या हो गया। अब सुनो, फिर आपने ये लिख दिया साथ, फिर एक कॉमन लाइन लिखी होगी आपने, लिखी है ना। बस अब ये महासागर है, इसके नीचे ऐसे कर दो डिवाइड, लो, और इसके नीचे कर दो, लो ए लो, ऐसे करना है। तो पहले महासागर वाले भाग के नीचे लिख रहा हूं, यह क्षेत्रफल के आधार पर और यह है गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर अब आपको याद तो है ही, क्षेत्रफल के आधार पर लिख दो नाम, 5 महासागरों का नाम लिख दो, क्रमागत, क्रमगत लिखना है ना। क्रमागत रूप से लिखना है, महाद्वीप महासागर दोनों को लिख दो।
महाद्वीपों के नीचे लिखना सेम, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर। इधर लिख दिया दोनों, चारों दोनों ही क्या गहराई के आधार पर लिख दिया, नहीं लिखा? कितने जनों को लिखना है? मैं लिखा। अरे इधर देखो रे, सबसे पहला तो है प्रशांत महासागर, क्षेत्रफल सबसे बड़ा है ना। दूसरा है अंध या अटलांटिक महासागर, अटलांटिक या अंध महासागर। तीसरा है हिंद महासागर। चौथा है दक्षिण महासागर, जिसको आप क्या कहते हो, अंटार्कटिक। और फिर पांचवा है उत्तरी महासागर, जिसको आप कहते हो आर्कटिक। इसको गहराई के आधार पर पढ़ोगे तो सेम टू सेम एक है, लेकिन ये भी सेम है, इन दोनों को चेंज करना है। कर दोगे ना? इसको लेके आना ऊपर और इसको लेके आना नीचे। फिर महाद्वीप है ना, इनको क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर लिखो। बोलना पड़ेगा दोबारा। क्षेत्रफल के आधार पर जब महाद्वीप लिखो तो सबसे पहले नाम लिखोगे आप एशिया का, दूसरा लिखोगे अफ्रीका का, तीसरा लिखोगे उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका, चौथा लिखोगे दक्षिण अमेरिका, लिख दिया। पांचवा लिखोगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। छठा लिखोगे यूरोप, और सातवां लिखोगे ऑस्ट्रेलिया। इधर लेना। ठीक है। जनसंख्या में आओगे तो पहला तो एशिया है ही,
दूसरा भी अफ्रीका है, तीसरा यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट में है अंटार्कटिका। केलस को पड़ गया आगलो ही गिरे। चले आगे। अब समझिए एक बात को, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, अब अपन सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे महासागर को। अब महाद्वीप को स्टॉप कर दो, अब महासागर पढ़ेंगे अलग से। मान लो मैंने ये लिखा महासागर, महासागर लिखते ही आपके दिमाग में आएगा अपन बात कर रहे हैं पूरी पृथ्वी की कितने प्रतिशत की, यानी कि पूरी पृथ्वी की लगभग 3/4 भाग की बात कर रहे हैं। सही बात कर रहा हूँ ना? 1/4 पीछे बच गया 25% 29। आप ध्यान दे, इस 3/4 वाले भाग को अब अपन केवल यदि जल को 100% माने, केवल जल को 100%, महाद्वीप छोड़ दो, सिर्फ जलीय भाग की तरफ देखना है, इसको आप कितना मान रहे हो? 100%। तो इस 100% में से आपको कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े नजर आएंगे। इसमें से आप दो भागों को ले सकते हो मुख्य रूप से। एक तो है मुख्य रूप से महासागर, अन्य जलीय स्रोत भी इसके ऊपर, जैसे ग्लेशियर है, नदियां भी शामिल है, बहुत सारे अन्य जलाशय भी हैं जो जलीय भाग आते हैं, वो सारे वो भी शामिल है, अन्य जलीय क्षेत्र। यानी अपने पास जो कुल जल है वो कितना है? इस कुल जल में से 97% तो कौन है? अकेले महासागर है। जबकि पीछे अन्य जलीय स्रोत कितने बचे? क्या महासागरों का पानी आप पी सकते हो? इसका मतलब अपने पास जो पानी है, जल है, उसका लगभग 97% तो लवणीय खारा पानी है, जिसको अपने उपयोग में, पीछे अपने उपयोग योग्य कितना रहा? अब 3% में भी सुनिए, इस 3% का भी 80% के आसपास लग जो भाग है वो है ग्लेशियर के रूप में। यानी इस 3% का अधिकांश भाग किसमें है? क्या ग्लेशियर का पानी आप जा रहे हो पीने? वो भी ग्लेशियर का मतलब हिमालय बर्फ से ढकी हुई है, बर्फ कितना भी पिघलेगा नदियाँ आएगी, इससे ज़्यादा क्या आएगा? उसके बाद में कुछ जल है वो है नदियों में, और कुछ जल है वो है भूगर्भ में, जिसको भूगर्भिक जल कहते हैं अपन। अब सुनिए, इसमें से ये जल भी अपना पूरा पीने योग्य नहीं है, इस जल को भी अपन फुल यूज़ नहीं ले रहे हैं, थोड़ा बहुत नदियों का है, थोड़ा बहुत इसका यूज़ ले रहे हैं। यानी इस 3% जल में भी अपने को कोई पूछे तो अपन लगभग 1% पानी पीने योग्य ले रहे हैं। यानी इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, इस पूरे भारत में लगभग 1.4 अरब लोग हैं। इन 1.4 अरब लोगों के पीने योग्य पानी मात्रा कितना है? लगभग 1%। अच्छा, ये पीने योग्य इनके। अच्छा, टोटल जो है मीठा पानी, अलवणीय जल कितना है भाई? ये सारा अलवणीय है। कैसा है? अलवणीय का मतलब है मीठा। ग्लेशियर का जो पानी मीठा मान लो, अलवणीय। इसमें से 3% अलवणीय है, लेकिन उसमें से पीने योग्य कितना रह गया मात्रा? अर्थात 1.4 अरब लोगों के लिए मात्र 1% पानी उपलब्ध है। इसीलिए भारत में जब आप देखोगे तो भारत में कुछ एक क्षेत्र है विदर्भ, सुना है ना कभी? अरे विदर्भ एक क्रिकेट की टीम है, नहीं सुना आपने? विदर्भ, इधर आंध्र प्रदेश तरफ जाओगे तो एक क्षेत्र आएगा रायलसीमा। विदर्भ से तो कई बार दिल्ली से पानी की रेल भेजी गई है, पानी से भरकर ट्रेन, टैंकर तो दिन नहीं आ रहा है, ट्रेन से, क्योंकि ये पूरा एरिया इतना सूखा है कि
मतलब पानी की किल्लत हो जाती। परिणाम स्वरूप अलग अलग एरिया में जब पानी की बहुत, वहां से ट्रेन भेजी जाती लोगों को पानी पीने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग हो गए 1.4 अरब, पानी मात्र है पीने योग्य कितना, 1%। जब ये किल्लत आ रही है। जबकि दूसरी तरफ भारत के कुछ हिस्सों में देखोगे तो मैनेजमेंट के अभाव में, तकनीकी के अभाव में या पूंजीगत संसाधनों की कमी के कारण एक तरफ भयंकर बाढ़ आ रही है, जिससे उस बाढ़ का सही ढंग से कंट्रोल नहीं हो रहा, जल का उपयोग नहीं हो रहा। दूसरी तरफ सूखे से लोग तरसते। यह असमानता है जलवायु की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से भी और मानवीय दृष्टि से भी। यदि संसाधन सही उपयोग होते तो मानव संसाधन सही था, है ना। जलवायु को मानव कंट्रोल कर सकता है, ध्यान है आपको। अरे आपने किया नहीं, इसके अंदर एसी नहीं होती तो गर्मी होती, लेकिन आपने एसी के माध्यम से माहौल को ठंडा बना दिया। इसका मतलब इस जलवायु को कंट्रोल करना आपके वश की बात हुई कि नहीं हुई? वश की बात है ऐसे। तो एक तो बात होगी ये भाई कि भाई इस टोटल जल का अपने पास ये इतना मामला है, ये पीने योग्य जल नहीं है, इतना पीने योग्य जल है। थोड़ा सा और लिखो, फिर अपना आगे शुरुआत करते हैं। अच्छा एक और सुनो, ये जो पूरा जलीय भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यहां से जाती 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा जिसको आप कहते हो, समझ रहे हो बात को। इस 0 डिग्री उत्तर में जाओगे तो आपको ये स्थल भाग ज्यादा दिखाई दे रहा है, ध्यान है। और दक्षिण में जाओगे तो स्थल भाग कम ही है। देखो यहाँ इतना सा है, इतना सा इतना, बाकी सारा क्या है, जलीय भाग दक्षिण में ज्यादा है ना। ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध में जलीय स्रोत अधिक है। ये सारा आप जब समझोगे तो पवन तंत्र जब पढ़ोगे, विंड सिस्टम, तब आपके ये काम आएगा पूरा। ठीक है, अब बताओ इसमें से और इसमें से ज्यादा तेज पवन कहाँ चलेगी, ऊपर वाले भाग से नीचे वाले भाग में? बोलो जोर से। नीचे वाले भाग में, क्योंकि पवनों के लिए यहाँ कोई बाध्य कारक नहीं है, कोई जंप नहीं, पीछे बिना ब्रेकर गाड़ी जा रही है। जबकि यहाँ पर्वत आगे, ये घाटी आगे, ब्रेकर ज्यादा है, समझ गए। आप ये डावर के नहीं आवार है तो ये आवार रुक सकती है अपन से। ठीक है, अब देखो ये जो भाग है ये पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के 0 डिग्री भाग है, 0 डिग्री का। इससे ऊपर का भाग कहलाता उत्तरी गोलार्ध, ध्यान है ना। और इससे दक्षिण का भाग कहलाता दक्षिणी। आप ही कह सकते हो कि सर हमने जब पढ़ा तो हमें आभास हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है तो इसको हम स्थलीय गोलार्ध कहेंगे, जबकि दक्षिण के अंदर जल अधिक है तो अपन इसको क्या कहेंगे, जलीय गोलार्ध। अरे भाई बात समझ रहे हो ना, ये इतनी बात ध्यान रखनी। तो लिखो थोड़ा सा, छोटी हेडिंग डाल दो, सब हेडिंग ऐसे। अभी सामान्य परिचित है ऊपर, सब हेडिंग डालो महासागर, छोटी सी साइड में ही महासागर, और आगे लिखना शुरू करो। देखो पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल विद्यमान है। जल विद्यमान है जिसमें महासागर, सागर, खाड़ियां, झीलें आदि शामिल है। अगली लाइन, जल का वितरण असमान है। जल का वितरण असमान है। अर्थात उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भाग में, उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भाग में जल की अधिकता है। अगले लाइन लिखो, उत्तरी गोलार्ध को
क्लास में बोलो, क्लास में बोलो, कक्षा में बस फोन करो। क्या लिखा है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध को, दक्षिण गोलार्ध को जलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध कहते हैं, जलीय गोलार्ध कहते हैं। एक छोटा सा ये चित्र बना दो, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। फिर आगे लिखो, पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97%, कुल जल का लगभग 97% जल महासागरों में, 97% जल महासागरों में, लवणीय, लवणीय ऑब्लिक पीने अयोग्य, पीने अयोग्य जल के रूप में विद्यमान है, पीने अयोग्य जल के रूप में विद्यमान है। फिर लिखो, अलवणीय जल, अगली लाइन, अलवणीय जल, अलवणीय मतलब मीठा पानी, अलवणीय जल 2.7% है, कोष्टक में लिख देना लगभग 3%, अलवणीय जल 2.7% है, जो ग्लेशियर, भूमिगत जल, ग्लेशियर, भूमिगत जल, नदियों एवं झीलों में पाया जाता है। फिर नीचे लाइन लिखो, लिखो विश्व की 8 अरब जनसंख्या के लिए, विश्व की 8 अरब जनसंख्या के लिए लगभग 1%, 8 अरब जनसंख्या के लिए लगभग 1% जल पीने हेतु उपलब्ध है, पीने हेतु उपलब्ध है। फिर एक अंतिम लाइन लिखो इसकी, पृथ्वी को जल की अधिकता के कारण
पृथ्वी को जल की अधिकता के कारण जलीय ऑब्लिक नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अब इधर देखना भाई, महासागरों के उच्चावच पढ़ रहे हैं। अगले जो अपनी हेडिंग होगी छोटी सी वो होगी महासागरों के उच्चावच। अब सुनना भाई, ये उच्चावच क्या है, कौन सी संधि हो रही, कोई बताएगा? उच्च प्लस अवच, कौन सी है? दीर्घ संधि। ठीक है, उच्च होता है, उच्च का मतलब ऊंचा भाग, और अवच का मतलब होता है नीचा भाग, उच्च अवच, इसलिए इसका नाम हो गया उच्चावच। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, ये उच्च का मतलब है कि इस महासागर के भीतर बहुत, ये मान लो महासागर का लेवल है, इस महासागर के अंदर जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे आप जल के अंदर डुबकी लगाते रहना। महासागर के भीतर जैसे स्थल भाग के ऊपर की ओर आपको पर्वत, पठार और मैदान दिखाई दे रहे हैं, वैसे के वैसे ही नहीं, उससे भी ज़्यादा जटिल प्रकार के पर्वत, पठार और मैदान, खाड़ियाँ, घाटियाँ, दर्रे, खाडे, गर्त, दुम्बा, ये सारे के सारे महासागर के भीतर भी पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, फिर बाहर वाली बातें तो समझ में आ गई कि भाई पृथ्वी की गतियां हुई तब जाके ये भाग ऊपर की ओर उठा, अंदर कहाँ से बना? पृथ्वी के अंदर जैसे बाहर की भू रचना का निर्माण हुआ वैसे वैसे सागर के अंदर भी बना। सागर के नीचे भी तो भाई कोई तो सतह होगी नीचे सागर की। अपन कहते हैं भाई सागर में यहाँ से अपन जाएंगे तो 1000 मीटर जाएंगे, तो 1000 मीटर के नीचे तो हों दो आई को, अरे भाई टोंको वन टोंका पानी भरूड़ दिए, लेकिन नीचे आखिर तो नीचे ओंगना आवे, तली आवे को। तो सागर में वैसे वैसे जहां नीचे तली आएगी तो वो तो भाग होगी, उसकी चट्टानी है ना, तो सागर के नीचे भी चट्टाने हैं, जैसे स्थल भाग के ऊपर की चट्टान है। अपने यहाँ का कोई छोटा सा तालाब ले लो, कोई झील ले लो और उसको एक सागर का रूप दे दो। अब क्या आप कभी छोटे तालाब के भीतर गए हो? और कभी नहीं तो कोई जसदेर धाम गए हो? कभी पवित्रालय तो गए हो ना, जसदेर धाम। अब जसदेर धाम में कभी सागर पीछे की तरफ बना हुआ है, एक बड़ा महासागर बना, उसमें कभी प्रवेश किया है? उसमें आप जाते हो तब अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग जल का स्तर होता है। कभी तो जो सीढ़ियां बनी हुई होती हैं उन सीढ़ियों के ऊपर तक जल आ जाता है, कभी सीढ़ियों के आधे भाग तो, और कभी सीढ़ियां पूरी खाली पड़ी रहती है, अंदर एक दूंबा बना हुआ उसके इर्द गिर्द पानी रहता है। अब आपको कहीं वो पानी से भरा हुआ है और आपको उसके अंदर जाना, धीरे धीरे आप जैसे जैसे सीढ़ियों से जाओगे तो पहला पग भीज, पचे धीरे धीरे पानी गोडौनी आए, फिर आप और जाओगे फिर आपके शरीर के ऊपर तक जा पानी आएगा तो भी आप चलते जाओगे। ठीक है, ऐसे जल का लेवल बढ़ता जाएगा ना। ये महासागरों के उच्चावच है। क्या ऐसा कोई बीच में अचानक भाग आएगा जिसमें आपका पैर गया और गर्त था और आप अंदर चले गए? ऐसा भी तो आ सकता है ना। इसका मतलब अच्छा उसके बीच में कोई भाग ऊपर उठा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो जैसे ये इस तालाब में दिखाई दे रहा है वैसा वैसा महासागर है। अब ये किससे बने? जैसे जैसे महासागर के भीतर बना, ये अपने लिए महासागर है समझने के लिए। अब इसमें भी आंधी आई, रेत लेके आई, रेत का निक्षेपण हुआ, तो निक्षेपण होने से दूंबा बन गया। तो सागरों के भीतर भी क्या हुआ? सागर की तरंगे आई, स्थलभाग का किनारा था, वहाँ की रेत उसको साथ में लेके चले गए। कई समुद्र के किनारे पर अपने जैसे भोपे खूब रहते हैं, देवताओं के प्रसादी चढ़ाते रहते हैं, वहाँ की कुछ चीज़ें थी उनको भाई
मनाना देवताओं को, पानी को शुद्ध थोड़ा ही करना है, मनाना तो देवताओं को। जैसे गंगा नदी है, मैंने कई बार कहा गंगा नदी को यहाँ से दुनिया की सबसे पवित्र नदी मान के वहां जाते हैं, लेकिन साथ में लेके क्या जाते हैं? बूढ़ियोड़ा फूल। भाई जाते तो पवित्र के लिए, लेकिन साथ में लेके क्या जाते हैं? फूल। ठीक है, अब सही बात ही पवित्र सही। अब सोचो आप 139 करोड़ के लोग हैं, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। यदि ये एक साथ आ जाए और एक साल में उस गंगा नदी में सब सोचे कि हमारे पुराना गीड़ा बोंगा है, हमारी पितर तर्पण करिया हो, तो गंगा नदी का क्या हाल हो तो थे? 1 मिनट हाल बढ़िया हो जाएगा ना, ये है स्थिति। तो मानवीय क्रियाओं की वजह से और ये जो पवने वगैरह चलती उनकी वजह से जो कंकड़ पत्थर उड़कर आके हैं वो सागर के अंदर जमा हो गए, नंबर 1। इसके अलावा महासागरों में जलीय भाग में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती है। जब वो वनस्पतियां सूखती है, गिरती है, उनके पत्ते गिरते हैं या जो जीव जंतु है वो मरते हैं, तो ये कोई महासागर का निर्माण है, इसके अंदर उच्छावस कोई एक दिन की घटना है नहीं भाई, घंटा भर में कोई चीज बन गई। अरबों वर्षों की बात है। 3.4 अरब वर्ष पहले महासागर की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 13.7 अरब वर्ष पहले। बिग बैंग सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। जीवन की उत्पत्ति हुई लगभग जीवन की उत्पत्ति कह रहा हूँ, जीव की उत्पत्ति, जीवन का मतलब जीव से शुरुआत हुई। जीवन की उत्पत्ति जल से हुई। सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण महासागरों में हुआ, और महासागरों में ऑक्सीजन का निर्माण होने से एक कोशिकीय अकशेरुकी जीव बने, मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले एक कोशिकीय जीव बने। फिर धीरे धीरे जीवों की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो एक दिन से कुछ नहीं हुआ, लंबे समय बाद वो जीव जंतु उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने से उसके ऊपर डिगलो बिड़तो गए थे, हदा हदा कूड़ो कंकड़ नौ को तो डिगलो बने को बने, सेम प्रक्रिया वही है ना, उसके ऊपर बनते गए वो चीजें धीरे धीरे निर्मित होगी। अब यदि कोई बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर जमा हो गए तो भाग ऊपर निकल गया, ऊपर निकल अपन दिए, देखो टिकोली दिए गए। अब टिकोली द्वीप है जिसकी चारों ओर तो पानी है ही। कल्पना करते जाए, आप वहां पर गए, जसले धाम चले गए ना, जसले धाम पानी कम था और अंदर एक बीच में एक थूम लगुड़ी तो जाने वो अपने को दिखाई देती है ना, तो उसके चारों ओर पानी है, तो वो क्या है? द्वीप है, महाद्वीप नहीं है, द्वीप है। क्या है? द्वीप का बड़ा रूप है महाद्वीप। महाद्वीप होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। अब वो द्वीप है, उस द्वीप का उसको जो बाहर भाग आ जाए उसको द्वीप कहते हैं। तो इस प्रकार की आकृतियां पाई जाए, वो तो एक द्वीप है। इस प्रकार ये लंबी श्रृंखला हो तो बड़ी पर्वत श्रृंखला हो सकती है। यानी जैसे एक छोटे सागर के भीतर जो उच्छ्वास पाए जाते हैं, अच्छा कहीं पर गर्त है, कहीं पर ऊपर उठा हुआ भाग है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर छोटा समतल पठार है, इस प्रकार की आकृतियां सागर के भीतर भी पाई। इसी को अपन कहते हैं महासागरीय उच्छ्वास। और महासागरीय उच्छ्वास को 3-4 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन उससे पहले विश्व में सबसे ऊंचा भाग, विश्व में सबसे ऊंचा भाग, बात सुनिएगा, यदि आपको कोई पूछे विश्व का सबसे ऊंचा भाग, तो आप वर्तमान में क्या उत्तर देते हो? विश्व का सबसे ऊंचा भाग क्या नाम देते हो? अरे बोलो नहीं। अरे विश्व का सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट का नाम देते हो, कहीं ऐसे कर रहे हो यार? सबसे ऊंची चोटी नहीं है क्या? 8,848 मीटर या 49 मीटर, इससे अधिक कोई है ही नहीं। तो विश्व के सबसे ऊंचे स्थान का नाम आप क्या देते हो? माउंट एवरेस्ट। ऊंची चोटी का और ऊंचा स्थान का फर्क क्या है? ठीक है, तो वो माउंट एवरेस्ट दे दो, लेकिन वो स्थल भाग का है। और ऑप्शन के अंदर यदि ये आ जाए माउंट मोनाको या मोनाको श्रेणी, अच्छा आप कहोगे ये कहां से खोजा? आपने सुना पहली बार है ना? पहली बार सुना? पहले ध्यान था। अरे बताओ, मैं आगे बात बता रहा हूं। पहली बार सुना है ना? ये दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ एक किताब में मिलेगा, और वो किताब है क्लास 6 की, राजस्थान का भूगोल। लो बोलो, दुनिया की एक ही किताब में मिलेगा। और विश्व का सबसे गहरा गर्त विश्व की सारी किताबों में मिलेगा। और वो कौन सा भाई? सबसे गहरा गर्त, ये सबसे गहरा भाग। एक गर्त और एक ट्रेंच, आपने सुना है ना? अच्छा मैरियाना को गर्त लिखूं, मैरियाना ट्रेंच लिखूं? कोई भी नहीं, फर्क है दोनों में, दो कोई भी नहीं लिख सकते। कोई भी 6ठी 7वीं में पढ़ाए तो ठीक है, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फिर गर्त और ट्रेंच में दोनों में आपको अंतर करना पड़ेगा। बताओ क्या लिखूं भाई? मैरियाना गर्त लिखूं या ट्रेंच? मैरियाना ट्रेंच लिखेंगे तो फिर आपको गर्त क्या है? गर्त चैलेंजर है,
नाम कभी सुना है? मैरियाना का ऑब्लिक में चैलेंजर लिखा हुआ आता है। अब आप सुनो, थोड़ी सी बात सुनना, इधर देखना, ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के अंदर ये जो द्वीप दिखाई, ये फिलीपींस द्वीप है। इस फिलीपींस द्वीप से थोड़ा सा इधर जाओगे तब एक गहरी खाई मिलेगी ऐसी। भाई ये सागर है ना, सागर के गहराई वाले भाग में जाओगे तो संकरी खाई मिलेगी गहरी। इस पूरी खाई को, यहां से आदमी रवा नीचे जाएगा ना लास्ट तक, ये पूरी खाई है, इस खाई को कहते हैं ट्रेंच। क्या कहते हैं? अरे समझे नहीं आप बात को। कोई गहरा भाग होता है सागर में, आप गए उसके ऊपर पैर दिया, अरे खाडो ऊंडो है, धीरे धीरे आप अंदर की तरफ गए, अंदर की तरफ जाओ, एक लास्ट में बिंदु आएगा। अब एक तो जो आप अंदर जा रहे हो वो तो खाई हुई, उस खाई के सारे आप अंदर जा रहे हो, लेकिन एक सबसे लास्ट जाके बिंदु पे टच किया, वो गर्त है। बात समझे? ये तो है पूरी खाई। ट्रेंच का मतलब होता है खाई, हिंदी में ट्रेंच को क्या कहते हैं? खाई। अब खाई तो एक बिंदु थोड़ा ही होता है, खाई तो लंबा होता है ना। और गर्त का मतलब ये लास्ट बिंदु, हैंगू ऊंडो खाडो, ठीक है। और इस सबसे नीचे जो गर्त है उसका नाम है चैलेंजर। अब बात सुनना, आपको दिया जाए विश्व के सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ऑप्शन है पहला मैरियाना, दूसरा चैलेंजर, तीसरा प्यूर्टो रिको और चौथा सुंडा। उत्तर क्या करोगे? चैलेंजर करोगे, अब मैरियाना नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरी खाई है, इस खाई का नाम है मैरियाना, तो जिसको ट्रेंच कहते हैं। मैरियाना तो ट्रेंच है, लेकिन मैरियाना ट्रेंच का भी सबसे अंतिम बिंदु जो सबसे गहरा हो गया उसका नाम क्या है? चैलेंजर गर्त। समझ में आई? तो सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच ऑब्लिक चैलेंजर गर्त। अब बात सुनिए, मैंने पहले लिखा माउंट मोनाको श्रेणी, ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दिखाई दे रहे हैं, इसके थोड़ा सा इधर की तरफ आओगे तो यहां पर एक द्वीप समूह मिलेगा आपको। एक द्वीप समूह है, क्या है? सुनना, इस द्वीप समूह का नाम है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप है ना, कोई बताना मत, मैंने पूछ लिया वैसे 2-3 बार, तो फिर भी कोई भूल जाए तो। दोनों अलग है, अंतर है कि एक ही है? 2 बार बता दिया, बार बार बताऊं याद हो जाएगा। दोनों में अंतर है कि एक ही है? अलग है। तो इसका अर्थ क्या है? हाथी। और इसका अर्थ है ये जल से गिरा हुआ भाग। याद रखना है, ठीक है। अब इधर देखो भाई, ये जो गर्त आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है इस द्वीप दिखाई दे रही है इसका नाम है हवाई द्वीप। ये जो संयुक्त राज्य, यहां से एक रेखा खींची जाएगी ऐसे, सुनना बात ध्यान से, गुण 50 डिग्री। इससे नीचे वाला भाग अमेरिका का है और वो भी इतने तक, ये मैक्सिको आ जाएगा। ये यूएसए, जिसको आप अमेरिका कहते हैं, फलाना आदमी हजूर गिड़ो अमेरिका गिड़ो है, अमेरिका नहीं गिड़ो है, यूएसए गिड़ो है। अमेरिका जाए तो पूर्व अमेरिकान और पूर्व अमेरिका कितनी मजा हो ही क्या करी मजा है, ठीक है। ये यूएसए जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं उसको, सामान्य अमेरिका कहते हैं, जिसके प्रधान राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप साहब है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, ठीक है। ये यूएसए। अब बात कर, ये यूएसए जो, इस यूएसए के 50 राज्य, सुनना बात, इस 50 राज्य में एक राज्य थे ये, आपको मानचित्र पास में सब मिल जाता। ये गुण 50वां राज्य, नाम है उसका अलास्का, खूब सुना होगा। और 50वां राज्य उसका नाम है, ये सागर के भीतर एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। और इस हवाई द्वीप के भीतर एक प्रमुख नगर है, जिस नगर को सब जानते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही चाय बनानी पड़ती है। हाँ, गोनादूलो, होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। ये हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप का प्रमुख शहर है होनोलुलु। आपको आगे पढ़ना पड़ेगा होनोलुलु, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जितने भी जहाज जाते हैं, यहां से कोई जहाज आएगा तो इधर ही आएगा ना वापस, भाई ये वहां से जहाज आएगा, इधर आएगा, जापान वगैरह, इधर चाइना वगैरह माल लेके आ रहे हैं, तो इनको बीच में भूख लग जाती है। जब मिर्ची पकौड़े वाला यहाँ आता है, जैसे अपन जोधपुर जाते समुद्री स्टेशन आता है बीच में पकौड़े वाला, तो वैसे वैसे यहाँ से निकलने वाले जहाज वाले उनकी मिर्ची पकौड़ा लेके आएगा ये होनोलुलु में, और साथ में चाय लेके आएगा। किसकी? गोनादूलाई, होनोलुलु गोनादूलो, ठीक है। याद रह जाएगा, जब आप सुबह सुबह चाय पियो तब ये 100% याद रहेगा। मेरे को काल एक हो दोस्त ने भिड़ा के मस्करी में, काल के वो एक हो कहीं लुलू लुलू कहीं हो नहीं तो होनोलुलु है। होनोलुलु कहाँ था, कौन से महासागर में है?
प्रशांत महासागर में, तस्वीर लाना दिमाग में, प्रशांत महासागर में, ठीक है। और ये विश्राम बंदरगाह है, विश्राम मतलब आने जाने वालों को रेस्ट करने के लिए। और सुनिए आगे बात भाई। तो इस 50 राज्यों में, उन यूएसए के 50 राज्यों में से एक राज्य है हवाई द्वीप। इस हवाई द्वीप के ऊपर ये पर्वत श्रेणी है, और हवाई द्वीप के पास में स्थित है मोनाको। तो आपको पूछे मोनाको विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किस महासागर में? उधर की मंगोड़ी फोन की आवे थोड़ी देर, है ना। ये इस प्रशांत महासागर में, किसमें है? प्रशांत महासागर में। बोर हो गए तो मैं छोड़ दूं, ठीक है, इस भाग में। तो ये ध्यान रखना, मोनाको पर्वत श्रेणी किस महासागर में है? और दूसरी तरफ है मैरियाना ग्रेंज, ये भी है इसमें। अब आपको ध्यान है कि ये जो भाग है, यहां से एक रेखा गुजरती है जिसको अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं अपन। इस रेखा के इधर वाला भाग तो आता है पश्चिमी, इधर वाला भाग आता है भाई ये पूरा महासागर है। जैसे मान लो सपोज दैट ये महासागर है, इस महासागर का कोई तो भाग पूर्व पश्चिम होगा ना, इधर वाला भाग तो पूर्वी है, इधर वाला भाग। अब बताओ, आपको पूछे मैरियाना ट्रेंच प्रशांत के पश्चिम में है पूर्व में? मैरियाना ट्रेंच किसमें है? ये लाइन है मैरियाना ट्रेंच, यहां है, ये पश्चिम होगी, ये कौन सा हो गया? महासागर का। अब आपको पूछे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के, अब नक्शा, तभी तो कह रहा हूं नक्शा जरूरी है। नक्शे का मतलब है दिमाग को घुमाने की कला, ठीक है। इसी के अंदर एग्जामिनर उधर पुधर कर सके, आते हुए भी सवाल गलत हो सकता है। यार लंबी लाइन हो लिखनी अपने तो, हाँ आई रो बेटे है आओ को, बस लंबी लाइन है, इसका मतलब अपने को उत्तर, अपने तो वन लाइनर उत्तर होना चाहिए। अब वो जमाना चला जा रहा है धीरे धीरे। आपको पूछे उत्तरी अमेरिका के किस भाग में मोनाको पर्वत श्रेणी स्थित है? अमेरिका किस भाग में? मामला गड़बड़ हो गया ना। दिशाओं का ज्ञान जरूरी है, दिशाओं का ज्ञान। अरे मेरी बात सुनो भाई, मैंने आपको कहा यहां से 0 डिग्री रेखा गुजरी ब्रिटेन से, इसके इस तरफ आप जाओगे 180 डिग्री रेखा तक, ये 180 है। इस बीच में भाग जो भी है वो है पूर्वी, और इसके इधर जाओगे 180 तक, तब है वो है भाग है पश्चिम। तो ये जो पश्चिम, इसके इस देर वाली दिशा पश्चिम है, तो ये अमेरिका, अमेरिका की इधर कौन सी होगी? सूर्य होने थोड़ी होगी अमेरिका में, सूर्य तो होने यहाँ है ना, सूर्य हमेशा पश्चिम उदय होता है क्या? कौन सी दिशा में? पूर्व में। तो अमेरिका ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा। आपको पूछ ले अमेरिका किस भाग में? प्रशांत महासागर। तो हैंगो दुनिया हैंगो हो रहा सवाल है, ठीक है। पूर्वी गड़बड़ कर दिया मामलो है, इतनी देर रपा चक्र तो कहीं पटी हो तो गड़बड़ हो जी भाई डेरो है। तो मैरियाना ट्रेंच और मोनाको श्रेणी थोड़ा ध्यान रखना, इस भाग में मोनाको और यहाँ पर है मैरियाना ट्रेंच। थोड़ी बात समझ भाई। जैसे स्थल भाग पर उच्चावच है, आपको प्रश्न पूछा जाए, जैसे हमारे फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा टफ आता है, आपको इतना टफ नहीं पूछा, लेकिन वो सवाल है तो दिमाग में आ ही जाता है। आपको पूछे कि स्थल भाग और सागरीय भाग की अपेक्षा दोनों में से ज्यादा जटिल प्रकार के उच्चावच कहाँ है? सागर में है कि स्थल भाग पर है? सागरों में, यानी कि अपने धरती माते अपने जगह दी है, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, पठार, ये तो कम है। इससे भी ज्यादा मरुस्थल, इससे ज्यादा मरुस्थल, इससे ज्यादा पर्वत, इससे ज्यादा घाटियां, इससे ज्यादा गर्त महासागरों के भीतर है। क्योंकि औपे तो सिर्फ दुनिया रा 29% हो, महासागर दुनिया रो 71% है। जब है ही हल हो तो फिर हल ही हुई। तो आप कहोगे स्थल की अपेक्षा जलीय भाग के भीतर या महासागरों के भीतर अधिक जटिल प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। जैसे ही मैं नाम उच्चावच लेता हूं तो आपके दिमाग में पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, खाड़ियां वगैरह ये चीजें आ जानी चाहिए। आगे बात समझे? लिखो थोड़ा सा, हेडिंग डालो, महासागरीय उच्चावच। महासागरीय उच्चावच धीरे धीरे समझाऊंगा। अब हालांकि थोड़ा समय कम लेता हूं। पहले शुरुआत में पहला बार महाआदि पढ़ा है, पहली बार यूं देखता हूं दुनिया ज्ञानी बनाना भी आया हूं, दुनिया को पूरा ज्ञानी बना के जाना है। 2 महीना पढ़ा है महाद्वीप, महाद्वीप शुरुआत, महासागर, महाद्वीप। लिख दिया महासागरीय उच्चावच, लिख दिया। उसमें लिखना शुरू करो। स्थल भाग की, स्थल भाग की तरह, स्थल भाग की तरह महासागरों में भी, महासागरों में भी पर्वत, पठार, मैदान
पठार, मैदान, कटक, 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 गर्त आदि जटिल उच्चवच, आदि जटिल उच्चवच पाए जाते हैं, आदि जटिल उच्चवच पाए जाते हैं। अगले इन भूदृश्यों का निर्माण या इन उच्चवचों का निर्माण, इन उच्चवचों का निर्माण प्लेटों की गति, प्लेटों की गति, ज्वालामुखी, प्लेटों की गति, ज्वालामुखी, अपर्दन, अपर्दन, निक्षेपण, अपर्दन, निक्षेपण आदि क्रियाओं से, आदि क्रियाओं से होता है। ऐसे लिखा ना कि इन उच्चवचों का निर्माण, हाँ, होता है। विश्व की सर्वोच्च, विश्व की सर्वोच्च, विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी मोनाको है, मोनाको श्रेणी है। दो नंबर कम पड़े जी, वही तेरी राम सीताली पूरे दिन पढ़े स्थल माते याद है, स्थल माते हिमालय क्या लिखा है? विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी मोनाको श्रेणी है, जो कि प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप के निकट स्थित है। अब हवाई द्वीप आपके दिमाग में आना चाहिए है कहाँ? प्रशांत महासागर बता दिया। प्रशांत महासागर के भी किस भाग में? पश्चिम में, पूर्व में? पूर्व में प्रशांत महासागर किस भाग में है? प्रशांत महासागर के, अरे बच्चियों माँ तो थोरो खराब है, की करेगा? पश्चिम में। हाँ, एक करके पश्चिम में, एक करके पूर्व में, सवाल अलग है तो लाइन होनो हवाल। मैंने कहा इस अमेरिका के तो पश्चिम में है, लेकिन प्रशांत महासागर मतलब वो पूर्व है। इंग ए तेजना खयो भागे तो फिर थोड़ी भेजा मतलब वो खोपड़ी लगाओ, वो काम आएगी। क्या लिखा है? आ जाएगा, नक्शा भरना पड़ेगा बार बार, है लिख दी। हवाई द्वीप की निकट स्थित है। अगली लाइन, विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त फिलीपींस के निकट, फिलीपींस के निकट, फिलीपींस के निकट मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच अथवा मैरियाना ट्रेंच अथवा चैलेंजर गर्त चैलेंजर गर्त है। कोष्टक में लिख देना अपने हिसाब से। महासागर है, महासागर किस भाग में? महासागर कौन सा है? प्रशांत के किस भाग में? कोष्टक में लिख दो आगे। बहुत नहीं, अपना अपना लिखना है और लिखो तब नाम इतना ही लिखना।
या तो इतना लिखा या इतना लिखना, ताकि काटो तो हो काटो बस गलत होनो है, यो तो दिए ये प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में, ये कहाँ है? पश्चिम में, पश्चिम प्रशांत महासागर। अब नोट डालो एक, एक लिखो, स्थल भाग पर स्थित विश्व की सर्वोच्च, स्थल भाग पर स्थित, स्थल भाग पर स्थित विश्व की, स्थल भाग पर स्थित विश्व की सर्वोच्च श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी बताओगे नाम कोई? सर्वोच्च श्रेणी हिमालय लिखो, हिमालय सर्वोच्च श्रेणी हिमालय। श्रेणी अलग है, चोटी अलग है। चोटी का मतलब एक थुम भी है, श्रेणी मतलब रट पूरी है। लिख दिया सर्वोच्च श्रेणी, लिख दिया। एक और लिखो, स्थल भाग पर स्थित सबसे गहरा बिंदु। ये पिछले सेकंड ग्रेड में आपको पूछा गया किस महाद्वीप में, विश्व पर, अरे सॉरी, स्थल पर स्थित सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा बिंदु। एक बात कहीं लिख दो, ठीक, गर्त लिख दो, बिंदु लिख दो। मृत सागर कौन सा महाद्वीप में? एशिया में। मृत सागर कोस्टल में लेना है, एशिया, मृत सागर एशिया। अब सुनिए बात, मैं फिर कह रहा हूं एक बात, यदि सिलेक्शन चाहिए किसी को तो दो तीन बातें ध्यान रखना। एक तो जो भी गुरुजी यहां पर कहे उसका कहना मानना जरूरी। नंबर एक, मंगा दिया मैप तो आपको लाना मतलब लाना है, नहीं ले मतलब आपकी घोर लापरवाही और आशीष स्वरूप ये है कि आपका नहीं होगा। क्लियर कट सीधी लाइन है, ठीक है। और नहीं होगा मतलब नहीं होगा, और होगा मतलब होगा ही होगा, ठीक है। उसका कारण है, गुरु किसको कहते हैं? किसी को मानो ना, आपको जो भी जिसने भी ठोकर खानी सिखाई है आपको, वो आपका गुरु ही है। गुरु कौन होता है? जिसके वचनों में कौन निवास करती है? आप तड़प किसकी ले रहे हो? और सरस्वती के बिना आपको पता है क्या नहीं मिल सकती। इसको प्राप्त करने के लिए आप कौन सा दरवाजा खटखटा रहे हो? और सरस्वती के दरवाजे के लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा? कोचिंग हो, किताब हो, लेखक हो, कोई भी हो आपको मार्गदर्शन करेगा उसके पास। और उसकी कई बात को यदि आप नहीं मानोगे, वो आपके भले के लिए कहेगा बुरे के लिए, तो फिर उसकी बात को मानना पड़ेगा ना। हाँ, तो कल मंगाया मैप मतलब लेके आना है मैप, ठीक है। हाँ समझ गए, कल मैप लाना मतलब मैप लाते होते तो अभी होनोलुलु समझ में आ जाता। अब आप मैप लाओगे और लाके सबसे पहले लाके कल क्या करोगे? एक तो भरोगे मैप के अंदर मैरियाना ट्रेंच, किस भाग में, कोई जगह फिक्स अपना नहीं करनी है, इतनी जगह के अंदर जहां कहीं भी होगा वहीं टपका देना, ठीक है। एक आप भरोगे मैरियाना ट्रेंच के अलावा एक हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप का भी होनोलुलु भरोगे जरूर। और ये याद किसी को नहीं रहा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा फिर, ठीक है। एक इसके अलावा और सुन लो, मैंने एक अरावली के बारे में, सॉरी हिमालय के बारे में बताया। हिमालय तो भारत के इस भाग में आपको ध्यान है ही, भारत के ऊपरी भाग में। एक और बताया मृत सागर, अब ध्यान दीजिए इधर, यह है भूमध्य सागर। कल मैंने बताया था आपको, कल बताएगा, हाँ एक दिन पढ़ाया था। भूमध्य सागर इधर जाओगे तो ये जो भाग है यहाँ पर एक मृत सागर, दो देश है, जॉर्डन और इजराइल उसकी बाउंड्री पर है यहाँ पर। तो कौन सी भूमि में है? एशिया महाद्वीप में। पिछली बार प्रश्न आया कि स्थल भाग पर स्थित विश्व का सबसे गहरा बिंदु या गहरा स्थान किस महासागर में है? कई जगह अंटार्कटिका बताने के उत्तर आपको क्या करना है? एशिया, ठीक है। ऐसे याद रखना। ये लो भाई, आगे सर की क्लास है।